उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मथुरा और वृंदावन में आयोजित ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। 11.80 किलोमीटर लंबे मथुरा वृंदावन रेल ट्रैक को 4 लेन सड़क में बदलने, 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास और यमुना में जलमार्ग पर क्रूज व नौका संचालन की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही गोवर्धन, मथुरा और वृंदावन में पार्किंग व जन सुविधाएं PPP मॉडल से विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने ब्रज को आस्था और आधुनिकता का संगम बनाने का लक्ष्य बताया है। उत्तर प्रदेश में 3.53 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने आदेश दिया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर ज्यादा वसूले गए लगभग 127.85 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को वापस किए जाए। ये राशि अप्रैल से जुलाई के बीच बिजली बिल में समायोजित की जाएगी। आयोग ने पाया कि बिजली कंपनियों ने बिना अनुमति सिंगल फेज मीटर के लिए 6,016 रुपए और 3 फेज के लिए 11,341 रुपए वसूले, जबकि नई दरें क्रमशः 2,800 और 4,100 रुपए तय हैं। आयोग ने 31 जुलाई तक समायोजन रिपोर्ट मांगी है और 11 अगस्त को निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब कानून का राज है और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना से करीब 27 लाख बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले पुलिस में महिलाओं की संख्या करीब 10,000 थी, जो अब बढ़कर 44,000 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से बेटियों को पढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटों पर गरीब बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण में 1,02,000 से अधिक आवेदन हैं और 9 मार्च को लॉटरी के जरिए बच्चों का चयन किया जाएगा। जिन छात्रों को सीट मिलेगी उन्हें 11 मार्च तक स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। सबसे ज्यादा आवेदन लखनऊ, आगरा, बुलंदशहर, कानपुर और बिजनौर से आए हैं। वहीं तीसरा और अंतिम चरण 12 से 25 मार्च तक चलेगा, जिसकी लॉटरी 27 मार्च को निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने लेखपाल भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। प्रदेश में 7,994 पदों के लिए लिखित परीक्षा 21 मई को सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित होगी। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 की मेरिट के आधार पर 3.67 लाख अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यानी एक पद के लिए करीब 46 दावेदार होंगे। परीक्षा 100 अंकों की बहुविकल्पीय होगी, जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन और कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न भी शामिल होंगे। माइनस मार्किंग लागू होगी। वहीं 412 पदों के लिए अवर अभियंता सिविल की लिखित परीक्षा 30 मई को आयोजित की जाएगी। मायावती ने द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान हुए घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए कहा कि राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति एक महिला होने के साथ आदिवासी समाज से भी आती हैं, इसलिए उनके प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। उन्होंने संवैधानिक पदों के राजनीतिकरण पर भी चिंता जताई है और कहा कि सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर इन पदों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कथित असम्मान को लेकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और अक्षम्य है। योगी ने इसे भारतीय लोकतंत्र, मातृशक्ति और जनजातीय समाज की गरिमा का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का प्रतीक है और उनके प्रति असंवेदनशीलता स्वीकार नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में देश से सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग की है। पटना में एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम की टिप्पणी को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मामले पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की है। बयान के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन भी हुए हैं और लोगों ने मौलाना की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। फिलहाल मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में आशुतोष
ब्रह्मचारी पर हुए हमले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आशुतोष ने आरोप लगाया कि प्रयागराज कोर्ट में सबूत पेश करने जा रहे थे, तभी अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने हमले के पीछे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके सहयोगी की साजिश होने का आरोप लगाया है। वहीं शंकराचार्य ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए घटना को नाटक और मनगढ़ंत कहानी बताया है। उन्होंने कहा है कि सहानुभूति और सुरक्षा पाने के लिए यह कहानी रची गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की बड़ी पहल शुरू की है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के पूर्व छात्र यशराज गुप्ता की टीम के सहयोग से प्रदेश की 300 से अधिक गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों से गोबर और गौमूत्र से स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद और अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना की शुरुआत जालौन जिले से होगी। सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू कर उत्तर प्रदेश को तकनीक आधारित गौ संरक्षण मॉडल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शिवपाल सिंह यादव ने आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छोटे स्तर के लोगों का जवाब देना उचित नहीं है और राजभर समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक बने हैं। शिवपाल ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की सभी सीटें जीतेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह रविवार को रामपुर में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। यह कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला के द्वारा जिला कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम देश में एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। उन्हें केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि भारत को अपनी स्वतंत्र और मजबूत नीति अपनानी चाहिए। कार्यक्रम में सामाजिक सौहार्द और आपसी सहयोग पर जोर दिया गया। अखिलेश यादव के द्वारा मायावती और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात केवल बयानबाजी नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक सपा दलित और कुर्मी समाज में सहानुभूति बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन के दौरान वे मायावती को पीएम बनाना चाहते थे, जबकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया जा सकता था। सपा का लक्ष्य सामाजिक समीकरण मजबूत कर 2027 में सत्ता हासिल करना माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जारी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा कि 6 जनवरी को जारी मसौदा सूची से किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस और ERO के आदेश के नहीं हटाया जाएगा। अब तक 3.26 करोड़ नोटिस में से 3.6 करोड़ लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं और 2.80 करोड़ मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। वर्तमान ड्राफ्ट सूची में 12.55 करोड़ मतदाता दर्ज है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। 9 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलाव के संकेत हैं। पूर्वी यूपी के गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की गरज चमक और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं पश्चिमी यूपी के नोएडा, मेरठ और कानपुर में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी का असर अधिक महसूस होने की संभावना है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।